दोस्तों नमस्कार। आज पूरे शहर में या कहें तो पूरे देश में आँख आने की बीमारी जिसे कि आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं फैला हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक आँखों के लाल होने, आँखों में जलन होने, आँखों में कुछ चुभने जैसा एहसास हो रहा है। बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे हम बचे कैसे, ये होता क्यों है, इसके बारे में और आँखों की अन्य बीमारियों के बारे में आज हम बात करने के लिए अपने शहर के एक नामी नेत्र चिकित्सालय विजन आई केयर अस्पताल चलते हैं और वहाँ मौजूद नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र बिसेन और डॉक्टर सुशील त्रिपाठी जी से कंजक्टिवाइटिस के बारे में भी और आँख के अन्य बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बन रहिएगा, क्योंकि आँखों के बारे में दोनों डॉक्टर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानकारी से अपने आप को जागरूक कीजिए ताकि आँखों की बीमारियों से आप बच सकें। नमस्कार। आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक बात अगर आपसे कहें कि मैं आपको पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूं, बस आंखों में पट्टी बांध करके, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे घूमने से क्या मतलब जब आंखों में पट्टी बंधा हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि शरीर में दिमाग के बाद अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है हमारी आंखें। तो इसलिए आज हम आंखों की बीमारियों और आंखों के आम परेशानियों के बारे में बात करने के लिए अपने शहर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र बिसेन जी से बात करेंगे। तो सबसे चलिए आगे की बातें उनके साथ ही, जो भी प्रश्न हैं हमारे मन में और आपके मन में, वो दोनों उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले उनसे पचकवाते हैं आपको। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम आए हैं यहाँ पे, लोगों के मन में जो आंखों के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां होती है या बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हम आए हैं और हमें विश्वास है कि आप हमें उस बारे में इतना जागरूक करेंगे कि हम अपनी आंखों को ज़्यादा से अच्छे से ख्याल रख सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बिसेन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रेटिना विशेषज्ञ, विजन आई केयर जबलपुर। सबसे पहले तो मैं सिन्हा जी को धन्यवाद करूंगा। ये मेरे बहुत परम मित्र हैं और बहुत ही अच्छा काम एक सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने मुझसे ये एक रिक्वेस्ट की थी कि इस समय मैं आंखों के बारे में कुछ लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ जानकारी दूं। तो मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उसके बाद मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो डॉक्टर साहब, अभी जो है बारिश का मौसम है और देखने में आ रहा है, हमारे भी घर में आसपास में देख रहे हैं कि लोगों को कंजक्टिवाइटिस जो बोलते हैं, आंखों में संक्रमण, आंखें लाल हो जा रही है, कुछ लोगों को चुभने का भी एहसास हो रहा है। ये क्या है और इसका क्या इलाज है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है अभी के सिनेरियो में। आजकल मानसून बारिश का मौसम है और हम देख रहे हैं जैसे कि लोगों में कॉमन आई फ्लू बोलते हैं जिसको अपन, ये चारों तरफ फैला हुआ है। काफी लोग इस चीज से ग्रसित हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये होता क्या है। तो ये बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस कहलाता है। आई फ्लू इसको हम एक सामान्य भाषा में बोलते हैं। और ये जनरली बारिश के मौसम में हर साल आपने देखा होगा कि इस तरह के केसेस एकदम से एक एपिडेमिक टाइप का बढ़ता है और केसेस देखने को मिलते हैं। बिकॉज जब बारिश आती है तो साथ में सब स्लज, गंदगी, सारी चीजें आती है और साथ में गर्मी भी काफी होती है। बीच में जब बारिश रुकती है तो जो टेम्परेचर है अपना वातावरण का, वो काफी हाई लो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वायरस और बैक्टीरिया को एक बड़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है और वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। तो इसी के कारण ये एक से दूसरे में फैलता रहता है।
तो ये जनरली वायरस होता है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है, और कभी कभार इसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये तो रहा अपना कि ये है क्या। अब तो सर हम इससे बचे कैसे, क्या करें कि इससे हम बचें, या ग्रसित हो गए हैं तो फिर क्या करें? जी, दो सवाल हैं। सबसे पहले मैं इससे कैसे बचना चाहिए, इससे बचने का है कि हमें चेन को ब्रेक करना है। चेन को ब्रेक करना है मतलब कि जो वायरस फैलता कैसे है, तो हमारी आंख में इन्फेक्शन हुआ है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, एकदम अलग हो जाएं अपने परिवार के व्यक्तियों से, बिकॉज ये फोमाइट से फैलता है। मतलब आपके छूने से, आपका रुमाल, आपके तकिया, आपके चादर, किसी भी चीज को यदि कोई दूसरा व्यक्ति यूज करता है तो ये फैल सकता है। तो एक व्यक्ति से फिर वो पूरे परिवार को ग्रसित कर लेता है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट करने के बाद आप बार बार आपका हैंड आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको चश्मा पहनना होगा। वाला चश्मा आप पहन लें तो बार बार आपका हाथ आंखों से टच नहीं होगा, क्योंकि जनरली जब इन्फेक्शन होता है तो आंखों में खुजलाहट होती है, नोइंगली अननोइंगली हाथ बार बार आंखों में जाता है, तो उस चीज से बचना है। फिर आप यदि इन्फेक्टेड हैं तो आपको हाथ बार बार धोना है, क्योंकि आप जिस भी सरफेस को छुएंगे फिर वायरस वहां से दूसरे में ट्रांसमिट होता जाएगा, बैक्टीरिया जर्म्स दूसरे में ट्रांसमिट होते जाएंगे। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करना है। तो दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज, आपको आंखों की सफाई गुनगुने पानी से कर सकते हैं। चौथी चीज, आपको उसके रोकथाम या उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेना है। ट्रीटमेंट लेने में बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल नॉट रिकमेंडेड, जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं इसमें, वो हम ले सकते हैं। साथ में कुछ और भी लुब्रिकेंट्स वगैरह इसमें दिए जाते हैं, एंटी एलर्जिक्स दिए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का एंटीवायरल ड्रॉप्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं करना है। ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना है, एंड द डॉक्टर विल डिसाइड कि इसमें हमें एंटीवायरल यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, मेडिसिन शॉप से जाकर के दवाइयाँ ले लेते हैं, और कई बार ऐसा देखने में आया, मेरे अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ मेरे पुराने पेशेंट्स मुझे दवाई फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई डाल रहे हैं, डालने क्या। मैंने देखा है उसमें जनरली एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये एक तुरंत आपको आराम तो देंगे सिम्टम्स में, बट कई बार इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई ड्रॉप से बचना है जिसमें कि स्टेरॉइड हो और आप डायरेक्ट केमिस्ट से ले रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने, क्योंकि ये बहुत ही सामयिक प्रश्न था। सर, सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेरी होती है कि एक आदमी का स्वस्थ विजन क्या होता है? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। देखिए, स्वस्थ आंखें हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, हम अगर दृष्टि के हिसाब से देखें तो एक दृष्टि का मानक माना गया है जिसको हम एक 6/6 आपने सुना होगा, 6/6 या 20/20 बोलते हैं हम इसको। तो उसके रेशियो में होता है। जैसे 6/6 का क्या मतलब है, एक व्यक्ति जो एक स्टैंडर्ड हमने माना है कि 6 मीटर की दूरी पर एक शब्द या एक अक्षर का जो एक एंगल जो एक मानक के रूप में दिया गया है, वो आइडियल होता है कि 6 मीटर पे वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिस चीज को देख पा रहा है, मतलब कि उसकी दृष्टि सामान्य है, उससे हम हर व्यक्ति की दृष्टि को कंपेयर करते हैं कि अगर वह उस अक्षर को 6 मीटर पे पढ़ पा रहा है तो मतलब कि उसकी दृष्टि सामान्य है। लेकिन यदि उस डिस्टेंस पे वो उससे बड़े साइज के लेटर को ही पढ़ पा रहा है तो उसकी दृष्टि को उससे कम माना जाएगा। तो इस तरह जैसे किसी भी चीज को मापने के लिए मानक होते हैं, वैसे ही हमारी दृष्टि को मापने के लिए ये मानक बनाए गए हैं, जिसको हम 6/6 के रूप में लेते हैं। और फिर उससे नीचे 624, 660, 624, 618, इस तरह से हम एक उसको कि कितना विजन है कैलकुलेट करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारे छोटे बच्चों को, हमारे घर में भी आसपास भी देखते हैं कि बच्चों को चश्मे लगे हुए दिख रहे हैं, बहुत कम उम्र के, क्योंकि हमारे समय में ऐसा नहीं था। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ज्यादा आजकल स्क्रीन टाइम है, लोगों को मोबाइल कंप्यूटर में ज्यादा एक्सपोजर है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, या कुछ वातावरण का इफेक्ट है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और रिलेवेंट सवाल किया है आपने सर। जी, ये बहुत ही देखा जा रहा है कि पिछले कई दशकों की तुलना में अभी
कि बच्चों में हम ये चश्मा वाली जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा देख पा रहे हैं। ज़्यादा बच्चे हमारी ओपीडी में आते हैं आजकल और बड़े जल्दी चश्मा लग जाता है। इसका सर बहुत ज़्यादा जो सामने निकल के आ रहा है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और उसका जो रिजल्ट सामने निकल के आ रहा है कि हम बच्चों को छोटे बचपन से ही मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल के कारण उनकी जो नियर एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्टेड नियर एक्टिविटी, पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली नियर विजन का यूज़ होता रहता है और स्क्रीन के सामने काफ़ी ज़्यादा समय वो व्यतीत करते हैं। इससे जो मायोपिया है, जो बच्चों में ज़्यादातर जो दृष्टि दोष होता है वो मायोपिया काफ़ी कॉमन होता है। तो मायोपिया बढ़ता ही जा रहा है और उसका एक प्रमुख कारण आजकल बच्चों में मोबाइल का यूज़ और ज़्यादा टीवी देखना ही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्क्रीन टाइम का भी बच्चों के आंखों के दृष्टि पे असर पड़ता है। अभी आज के डेट में जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑनलाइन लोग वर्क फ्रॉम होम नौकरी भी करते हैं, तो इससे हम बच के तो नहीं रह सकते, लेकिन हम इसको कम कर करके या इसको एक ऑप्टिमम यूटिलाइज कर करके अपने आंखों के सेहत के लिए जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर, अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि हम देखते हैं अक्सर 45, 50 या 50 प्लस के मैक्सिमम लोग, 80% से ऊपर लोग चश्मा लगा रहता है उनको, कुछ भी पढ़ना हो तो चश्मा निकालते हैं। तो क्या उम्र का भी प्रभाव आदमी के देखने की क्षमता में पड़ता है क्या? जनरली एक उम्र के साथ चश्मा कहते हैं हम कि उम्र के बाद चश्मा आ गया है, तो ये बिल्कुल नज़दीक का चश्मा होता है और नज़दीक का चश्मा निश्चित रूप से एक उम्र के बाद लगाने की आवश्यकता होती है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारी आँखों की जो बनावट या जो संरचना है वो दूर देखने के लिए एकदम बनी हुई है, लेकिन पास के लिए हमारी आँखों के अंदर लेंस के स्नायुओं को संकुचित करना होता है और वो संकुचित करके लेंस के शेप को चेंज करके हम नज़दीक की चीज़ों को पढ़ पाते हैं। ये जो मैकेनिज्म होता है, ये जो तकनीक होती है, ये बचपन में बहुत ही स्ट्रांग होती है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है और हम 40 के आसपास या 40 के पार होने लगते हैं, तो ये सिलेरी बॉडी या जो हमारी संकुचन की क्षमता है वो कम होने लगती है और हमें नज़दीक का धुंधला दिखाई देने लगता है। इस कंडीशन को ही प्रेस बायोपिया कहते हैं या उम्र के साथ होने वाला जो दृष्टि दोष है वो कहते हैं हम। तो इसको ठीक करने के लिए नज़दीक का चश्मा दिया जाता है। नज़दीक का चश्मा लगाना चाहिए ताकि आप बहुत कंफर्टेबली या एकदम मतलब रिलैक्स होकर के आप चीज़ों को पढ़ सकें, लंबे समय तक पढ़ सकें। यदि आप ये सोचेंगे कि मुझे चश्मा नहीं लगाना है और आप नज़दीक का काम अत्यधिक करते रहेंगे तो आपको कुछ दिनों बाद थकावट महसूस होने लगेगी, सिर में दर्द होने लगेगा। इसलिए इन सब से मुक्त रहने के लिए नज़दीक का चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए। सर, जैसे कि हम देखते हैं जिनको दूर का चश्मा लगा रहता है, कम उम्र से ही लगा रहता है, दूर का चश्मा लगा रहता है जिनको, वो अक्सर हर समय चश्मा पहनते हैं। तो क्या जो रीडिंग चश्मा इनको लगता है, जो नजदीक के चश्मा पढ़ने लिखने के लिए, उसको भी हमेशा लगाना चाहिए या पढ़ते लिखते या बारीक काम करते समय लगाना चाहिए? हमेशा लगाएंगे तो क्या उससे कोई नुकसान है या कुछ ऐसा नहीं है? सर, जो नज़दीक का चश्मा है उसमें केवल रीडिंग के लिए ही नंबर होता है और ऐसे व्यक्ति जिनको दूर के लिए कोई चश्मा नहीं है और नज़दीक के लिए एक उम्र के साथ चश्मा आया है, उनको केवल पढ़ते समय, कुछ कार्य करते समय, ऑफिस वर्क करते समय या कोई बारीक काम कर रहे हैं तब आपको चश्मा लगाना है। अन्यथा आप नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ है, टीवी देख रहे हैं, बाहर हैं, तो आप चश्मा नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इस बारे में लोगों के मन में भ्रांति है कि चश्मा अगर नहीं पहने रहेंगे तो हमारा नंबर और बढ़ जाएगा, और ये तो क्या ये भ्रांति सही है या ऐसा कुछ है नहीं नजदीक के चश्मे के बारे में? सर, नज़दीक के चश्मे में देखिए चश्मे का नंबर क्या है, एक उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। उसमें आप अगर चश्मा नहीं लगा रहे हो तो आपकी परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि आपका सिर दर्द होना, आपको थकावट बनी रहना और चीज़ों के काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने में, पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा। वो एक उम्र के साथ आपकी जो संकुचन क्षमता है लेंस की वो कम होती चली जाती है, तो वो हर साल 2 साल में थोड़ा सा नंबर बढ़ता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको रिकमेंडेड है पढ़ते समय चश्मा जरूर लगाएं। ये बहुत बड़ी भ्रांति थी बहुत लोगों के मन में, मेरे मन में भी, जिसको डॉक्टर साहब ने आज दूर किया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि विजन आई केयर अस्पताल में जब हम आए हैं
तो आज दोनों चिकित्सक हमें यहाँ उपस्थित मिले और हमें सहर्ष अपना समय दिया। तो सबसे पहले हम डॉक्टर त्रिपाठी साहब को धन्यवाद देते हैं। सर नमस्कार। तो अब अगला सवाल हम इनसे पूछते हैं। तो सर, एक कॉमन प्रश्न हमारे मन में है कि सबसे ज्यादा नेत्र रोग से अगर कोई पीड़ित है किसी बीमारी से नेत्र की, तो वो कैटरेक्ट है। तो ये कैटरेक्ट है क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे कोई किसी को पता लगेगा हमें सामान्य संक्रमण है या कैटरेक्ट हो गया है हमें। दूसरा, कि कैटरेक्ट का इलाज दवाइयों से संभव है क्या, या फिर शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है। देखिए, कैटरेक्ट जो है उसको सामान्य भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद जो होता है वो आँख के अंदर जो लेंस होता है, हम सबकी आँख के अंदर एक लेंस होता है, जन्म से ही होता है, वो बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी होता है। लेकिन जब उस लेंस की पारदर्शिता कम होने लग जाती है, उसमें सफ़ेदी आने लग जाती है, तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं, इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं। सामान्यतया तो ये बढ़ती उम्र का रोग है। जब उम्र बढ़ने लग जाती है, 40, 45, 50 के ऊपर जाती है, तो आँख के अंदर का लेंस वाइट होने लग जाता है, सफ़ेदी आने लग जाती है, तो उसको मोतियाबिंद बोला जाता है। वैसे और उम्र में भी एक जो जन्मजात भी मोतियाबिंद होता है, और चोट की वजह से भी मोतियाबिंद होता है, आँख में किसी अन्य बीमारी की वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। लेकिन जो सबसे सामान्य प्रकार है वो बढ़ती उम्र की वजह से मोतियाबिंद होता है। लेकिन मतलब इसमें उम्र कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है। छोटे बच्चों को भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकता है। पेट के भीतर से मतलब जन्म होते ही वो उस बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है। अच्छा, हाँ, मतलब उम्र का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि इसमें नहीं होगा। हाँ, बहुत कम केसेस होते हैं इसके। ज्यादातर केसेस तो बढ़ती उम्र वाले ही होते हैं, लेकिन होते हैं, हर उम्र में हो सकता है। अच्छा, क्या वंशानुगत भी है क्या सर, मतलब जेनेटिक्स भी है क्या मोतियाबिंद? जेनेटिक्स भी हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है कि ये जेनेटिक्स है, लेकिन अक्सर अधिकतर लोगों को होता ही है। अच्छा, तो सर मेरा जो प्रश्न था कि क्या ये मेडिसिन से क्यूरेबल है या फिर शल्य क्रिया है इसका एकमात्र उपाय है? नहीं, इसकी मेडिसिन कोई भी नहीं, आज तक इसकी मेडिसिन नहीं बनी है। ये इसका एकमात्र इलाज जो होता है वो शल्य क्रिया से ही होता है, इसका ऑपरेशन होता है। तो सर हम कैसे समझेंगे कि हमारे आंख में सामान्य संक्रमण है, जिससे कान को धुंधला दिखा दे रहा है, या ये कैटरेक्ट के लक्षण है? कोई डिफरेंशिएशन है क्या? हाँ, देखिए, जो मोतियाबिंद में जो रोशनी कम होती है वो धीरे धीरे करके रोशनी कम होती जाती है। एकदम अचानक एक दिन में रोशनी कम नहीं हो जाती है। और इसमें दर्द नहीं होता है, बिना दर्द के रोशनी कम होती जाती है। ये है ना, इसमें शुरू में थोड़ा धुंधला दिखना चालू होता है। कई लोगों को रात में जैसे गाड़ी वाड़ी चलाने में परेशानी होना चालू हो जाती है, रोड पे निकलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, सामने से गाड़ी की लाइट आती है तो उसमें प्रॉब्लम। मतलब दोनों विजन में अंतर हो, मतलब दिक्कत होती है, नियर विजन में भी या दूर में भी कहीं? हाँ, दोनों में दिक्कत है। पहले तो दूर वाली रोशनी प्रभावित होती है, फिर बाद में लास्ट में नजदीक वाली रोशनी भी प्रभावित होने लग जाती है। तो मतलब इसका एकमात्र उपाय जो है वो शल्य क्रिया ही है। शल्य क्रिया से ही इसका इलाज संभव है, इसमें ऑपरेशन होता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो कैटरेक्ट है उसका इलाज मेडिसिन से नहीं हो सकता है, ऑपरेशन ही उसका एकमात्र इलाज है। तो ऑपरेशन करके क्या करते हैं उनकी आंखों को, उसमें क्या किया जाता है? दूसरा, कितने समय मरीज को अस्पताल में रहना पड़ता है, और ऑपरेशन अगर हो गया तो और क्या सावधानी रखनी पड़ती है, इस बारे में सब बताएं। जैसा मैंने बताया कि ये मोतियाबिंद जो होता है, आंख के अंदर जो लेंस होता है उसकी सफेदी होती है। तो इसका ऑपरेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो आंख के अंदर जो मोतियाबिंद बन गया, जो लेंस सफेद हो चुका है, उसको हम मशीन के द्वारा उसको निकालते हैं ऑपरेशन करके, और उसकी जगह पे एक कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन इसका हो जाता है। ऑपरेशन में इसका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट इसमें टाइम लगता है, और बहुत छोटे से चीरे से ऑपरेशन होता है। माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी आजकल हो गई है, इसमें मात्र 2 मिलीमीटर या 1.8 मिलीमीटर चीरे से इसका ऑपरेशन हो जाता है। और उसके बाद अब तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ता है आँख में, कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ती है, सीधे मरीज़ को आधे घंटे बाद उनको घर जाने के लिए हम बोल देते हैं, और कुछ मतलब हॉस्पिटल में स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब रुकना नहीं पड़ता है, सेम डे घर जा सकता है। सेम डे ऑपरेशन के आधे घंटे बाद घर जा सकते हैं आराम करके।
और घर में जाके आराम करें, बस यही होता है ना? अच्छा, तो इसमें अगर ऑपरेशन कर लिया, हमने घर चले गए, तो क्या फिर हम सामान्य देखना शुरू कर देते हैं या कुछ सावधानियां कुछ दिन बरतनी पड़ती है इसके लिए? ना, सामान्य तो उसी टाइम से दिखना चालू हो जाता है, और पट्टी वगैरह कुछ ऐसी बनती नहीं है मोतियाबिंद ऑपरेशन में आजकल। और उसमें सावधानी बरतनी, थोड़ा बहुत सावधानी इसमें बरतनी भी पड़ती है, जैसे पानी से बचाव करना पड़ता है, हाथ उसमें बार बार नहीं जाना चाहिए, चोट से बचाव करना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, मात्र 8-10 दिन के लिए। जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं कि ऑपरेशन हो गया है तो बहुत दिनों तक धूप पे नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं देखना है, या नजर गिरा के कोई चीज पढ़ना नहीं है, तो क्या इस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है? आजकल जो इतने सूक्ष्म चीरे से ऑपरेशन होता है, इतनी सफाई से ऑपरेशन होता है, इसमें सावधानियां थोड़ा मतलब कम हो गई, इतनी ज्यादा सावधानी अब नहीं करनी पड़ती, और उसकी अवधि भी कम हो गई है। ये मात्र 7-8 दिन के लिए रहता है, उसमें बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, है ना? उसमें मेडिसिन दवाइयां आंख में डालते रहना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने सर कैटरेक्ट के बारे में। सर, अभी तो हम आंखों की बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोई अन्य बीमारियां जैसे कि डायबिटिक, शुगर या बहुत सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं, क्या इन सब बीमारियों का असर भी हमारे देखने की क्षमता पर पड़ता है क्या? बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है सर आपने। हमारे आंखों पे जो ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका असर होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत जो है डायबिटीज़ या मधुमेह और ब्लड प्रेशर का विश्व का कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज हमारे शुगर और बीपी के पाए जाते हैं, और बीपी और शुगर दोनों का ही निश्चित रूप से हमारी आंखों पे असर पड़ता है। सबसे पहले मैं शुगर के बारे में बता दूं। शुगर हमारी आंखों के लेंस, रेटिना सभी पे असर डालती है। लेंस में मोतियाबिंद आ जाता है, और रेटिना पे डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है आजकल, डायबिटिक रेटिनोपैथी करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बहुत विस्तार से मैं अभी तो यहाँ पे बता पाना संभव नहीं, लेकिन शुगर के कारण जो खून की नलियां होती है हमारे शरीर के अंदर, वो रेटिना पे भी होती है, और वो डैमेज होके उनमें से कुछ तरल पदार्थ रिस्क के रेटिना के ऊपर आने लगता है, जिसके कारण सूजन आ जाती है पर्दे में, और पर्दे में सूजन आने से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी शुगर के कारण डायबिटिक मैकुलर एडीमा होने से होता है। सेकंड, जब ये शुगर रेटिनोपैथी बढ़ती चली जाती है, तो डायरेक्ट खून का फ्लो या खून का रिसाव होने लगता है, कुछ कमजोर नलियां पर्दे पर विकसित हो जाती है, वो खांसने, छींकने से भी फट जाती है, और उसके कारण आंख के अंदर ब्लड आ जाता है। तो इसको विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो इस तरह की समस्या भी बनती है अगर इन सब का इलाज नहीं किया गया, ब्लड का इलाज नहीं किया गया, और आगे ये और कॉम्प्लिकेशन होकर के पर्दे का डिटैचमेंट या ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जैसी गंभीर समस्या भी बन जाती है, और प्रमुख रूप से शुगर के कारण अंधत्व का कारण बनती है। मतलब बीपी और शुगर का बहुत सीरियस इफेक्ट पड़ता है जी हाँ। विजन पे। ब्लड प्रेशर का भी ऐसा ही है। अगर ब्लड प्रेशर आपका काफी बढ़ता रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्रॉनिक कई दिनों से बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण भी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आंख के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसमें कि खून की नलियां रिसने लगती है, आंखों की नसों में सूजन आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल के धब्बे जमा होने लगते हैं, और जिसके कारण दिन ब दिन आपकी रोशनी कम होने लगती है। मतलब हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि अगर हमें अपने आंखों को स्वस्थ रखना है, तो अन्य बीमारियां जो हमारे शुगर या डायबिटिक या ब्लड प्रेशर की बीमारियां जो हैं, उन्हें भी हमें उन पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा और उनको भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अब हमें जानना है कि आंखों की ऐसी कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, कई लोग सुनते हैं अंधे हो जाते हैं, आंख दिखाई नहीं देने लगती है, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे कई कुछ जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसके लक्षण क्या है, ताकि उससे हम बचे रह सकें जहाँ तक हो सके। एक और बीमारी है जिसको कि कांचियाबिंद या काला मोतिया बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लाकोमा बोला जाता है। ये सही में गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसमें जितना विजन लॉस हो जाता है वो वापस रिकवर नहीं हो पाता है। हाँ, आगे और लॉस होने से हम बचा सकते हैं इसको। और ये बीमारी सामान्यतया 40 साल की उम्र के बाद होती है, और इस बीमारी में ये होता है कि शुरू में मरीज को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें जो देखने का जो
क्षेत्र होता है अपने चारों ओर, जो सामने देखते हैं और चारों ओर की चीजें भी दिखाई देती हैं, तो वो जो चारों ओर की चीजें देखने का जो क्षेत्र होता है धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तो वो ग्लाकोमा में ऐसा होता है, उसके लिए मरीज अवेयर नहीं रहता है, तो वो उसका विजन फील्ड का लॉस होता जाता है और फील्ड कम होता जाता है, लास्ट में आकर के उसका पूरा फील्ड सिमट जाता है और खत्म हो जाता है। और इसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए मरीज को और भी नहीं पता चलता है। तो ये डॉक्टर के पास जब रूटीन चेकअप के लिए मरीज जाता है तो ही पता चलता है। तो इसमें क्या करना चाहिए मरीज को, मतलब 40 साल के बाद सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 साल में एक बार अपनी आंखों की जांच अवश्य कराते रहें, खासकर जिनको कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, उनको तो कराना ही चाहिए अपने चेकअप। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो बीमारी है काफी गंभीर बीमारी है और इसमें धीरे धीरे जो विजन है, जो हम देखते हैं एकदम बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे, वो धीरे धीरे कम होता है। तो किसी को ऐसा लगे कि मेरा विजन का जो रेंज है कम हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से आकर मिलें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो विजन लॉस हो जाता है वो दोबारा इसमें वापस नहीं आता है। तो अगर ऐसा जरा सा भी आपके मन में इस तरह का कुछ लगे कि हमारा देखने का जो रेंज है वो कम रहा है, तो बिना किसी देर किए आप अपने निकटतम आई स्पेशलिस्ट से जरूर इस बारे में परामर्श करें कि क्या ये ग्लूकोमा ही है या कोई और अन्य बीमारी है। सर, अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि कई लोगों को देखने में आता है कि आंखें थोड़ी टेढ़ी होती है, हम लोग मजाक में बोलते भी हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो आंखें टेढ़े होने जो है इसका यह क्या बीमारी है? अगर बीमारी है तो क्या इसका इलाज संभव है? और अगर इसका इलाज न कराएं तो भविष्य में कुछ परेशानियां हो सकती है क्या? जी जी, धन्यवाद, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जिस आँखों का तिरछापन या जिसको हम भेंगापन कहते हैं या उसको मेडिकल टर्म में स्क्विंट कहा जाता है, बीमारी ही है, एक प्रकार की समस्या है और जनरली बचपन से ही शुरू होती है। और बचपन में जिन बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर या जो चश्मे के नंबर की आवश्यकता है, यदि वो बच्चा चश्मा नहीं लगा रहा है किसी कारणवश, तो उनको अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है। इसके कारण आंखें तिरछापन आंखों में आ जाता है, जिसको हम स्क्विंट, इजोट्रोपिया या भेंगापन कहते हैं, और ये बचपन में ही शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज अपने को जब आप देखते हैं बच्चे को कि उसमें तिरछापन है, उसी समय इसमें एक्शन लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक गलत धारणा है लोगों में कि ये अभी बचपन में इसका इलाज नहीं कराते, बड़ा होगा तब इलाज कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि बच्चे में तिरछापन आ रहा है तो उसको उसी समय तुरंत दिखाएं। और उसके आजकल आंख के जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उसमें भी भेंगापन विशेषज्ञ भी अवेलेबल हैं और जबलपुर में भी अवेलेबल। सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मुझे भी किसी लोगों ने बताया है कि बच्चे के वयस्क होने तक आंखें जो हैं फैलती सिकुड़ती रहती हैं इस तरह का, इसलिए जब तक 18 साल या 20 साल का न हो तो इस तरह का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। तो क्या ये भ्रांति है? जी जी, बिल्कुल, मैं इस बात को यहीं पे खंडन करूंगा और ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि इस गलत भ्रांति के चक्कर में कई लोगों की रोशनी कम हो गई है। इसलिए जब भी तिरछापन किसी बच्चे में दिखाई दे तो हम यही सलाह देते हैं कि उसको तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ, इवन अगर हो सके तो जो भेंगापन विशेषज्ञ होते हैं या बच्चों के पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या बच्चों के नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको जरूर दिखाएं ताकि वो उचित मार्गदर्शन दे करके ये डिसीजन लें कि उसमें उसको चश्मे से ठीक किया जा सकता है या फिर चश्मे से नहीं ठीक हो पा रहा है तो ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल संभव है इसका इलाज, और समय पे ही करवाना है, नहीं तो बाद में दिक्कतें आती है और परमानेंटली रोशनी कम हो जाती है। इसलिए इसका इलाज टाइम पे करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है हमें, क्योंकि मुझे भी इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां सुना था मैंने, मन में था, जो आज मुझे क्लियर हो गया है। सर, कैटरेक्ट पर ही मेरा एक और सवाल है जो मेरे मन में अभी आया है आपके जवाब से। आपने बोला कि कैटरेक्ट में हम जो ताकि नेचुरल लेंस होता है जो खराब हो चुका होता है उसको निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं, उसके जगह पे आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं बहुत बारीक चीज लगा करके। तो क्या ये आर्टिफिशियल लेंस लाइफ लॉन्ग होता है या खराब हो जाता है? अगर
या इसकी कितनी लाइफ होती है, और अगर ये खराब हो जाए किसी वजह से तो क्या फिर दोबारा भी प्राप्त हो सकता है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, ये लेंस खराब नहीं होता। एक बार आंख के अंदर डाल दिया गया तो ये लेंस खराब नहीं होता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं होती है। हाँ हाँ। तो इसका कोई फॉलोअप करना हो तो करना चाहिए हम लोगों को, जो एक बार ऑपरेशन करवा लिया। बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए, डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, 1 साल में एक बार दिखाते रहना चाहिए। अच्छा, ये लेंस जो हम इम्प्लांट करते हैं सर, लेंस इम्प्लांट करते हैं, अगर उसके पहले सर मान लिया अगर एजेड जैसा आपने बताया 50 साल के आदमी, जैसे मैं ही हूँ तो मैं चश्मा लगाता हूँ रीडिंग के लिए, या किसी किसी को ऐसा भी होता है कि जो बाइफोकल दोनों लगाते हैं, दूर के लिए भी और नजदीक के लिए भी। तो जब लेंस इम्प्लांट करते हैं तो क्या चश्मे पर असर पड़ता है? क्या चश्मा का नंबर बदल जाता है या चेंज करना पड़ता है या हट ही जाता है? जैसे क्या होता है इसमें? चश्मे का नंबर बदल जाता है, वो लेंस इम्प्लांट करने के बाद चश्मे का नंबर बदल जाता है। या चश्मे का नंबर पहले बहुत ज़्यादा था तो बहुत ही कम हो जाता है, कई बार 0 पे भी आ जाता है, हट भी जाता है। और कई तरह के लेंस होते हैं मार्केट में, कई तरह के लेंस हैं, जिनसे कि कुछ लेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि दूर का चश्मा हट जाता है, कुछ लेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि दूर का भी चश्मा और पास का भी चश्मा हट जाता है। तो मतलब ये जो है मरीज के व्यक्तिगत उस पर चॉइस पे भी है कि हाँ, किस तरह का लेंस लगवाना चाहता है। किस तरह का लेंस लगवाना चाहता है। इस पे हम सब सारे ऑप्शंस मरीज के सामने रख देते हैं और मरीज को उसमें चुनना होता है कि वो क्या लगवाना चाहते हैं। तो आज हमें आंख के रोगों के बारे में डॉक्टर सुशील त्रिपाठी और डॉक्टर राजेंद्र बिशन जी ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपको भी अगर किसी भी तरह के आंख संबंधी बीमारी हो तो आप विजन आई केयर अस्पताल का नंबर आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके किसी भी तरह के प्रश्नों का या किसी भी तरह की बीमारियों का जो आंख से संबंधित हो उसका सफल इलाज विजन आई केयर हॉस्पिटल में जरूर होगा। डॉक्टर साहब धन्यवाद बहुत बहुत।